हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है एनसीईआरटी रैंकर्स चैनल को और लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो इस सिंपल डिफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो डेमोक्रेसी एक वैसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो भी रूलर्स होते हैं, जैसे कि जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, वो उसको उनको कौन इलेक्ट करता है। तो उनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक पीपल हो गया और ये इलेक्ट करेंगे अपने रूलर्स को। जैसे कि यहाँ हम लोग के इंडिया में होता है, हम लोग के इंडिया में क्या होता है, वोटिंग होता है। हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को और अपने रूलर्स को। तो अगर सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो यही लिखना है। सिंपल डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी एक वैसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो भी रूलर्स होते हैं उनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं। आगे आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है, सबसे फर्स्ट फीचर क्या है, सबसे फर्स्ट फीचर है द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी रूलर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है। तो वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। आगे क्या फीचर है कि फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस। जो भी डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन होता है तो वो फ्री और फेयर होता है। फ्री होता है, उस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है, और फेयर उसमें अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का। फर्स्ट फीचर है द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी रूलर्स होते हैं उनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं। सेकंड फीचर क्या है, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन वेयर हेल्ड। फ्री और कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, कंपटीशन होता है एक तरह से अलग अलग पार्टीज़ में। नेक्स्ट फीचर क्या है, ईच एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन, एजुकेशन, कास्ट, हैव वेल्थ, वन वोट वन वैल्यू। जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके, उनके रिलीजन के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, कास्ट, कलर और वेल्थ के आधार पर, और किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। जितने भी सिटीज़न होते हैं, एडल्ट सिटीज़न, सबके पास वन वोट और वन वैल्यू होता है। एक वन वोट और इक्वल टू वन वैल्यू। तो जी एक वन वोट का वन ही वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस एडल्ट इरिस्पेक्टिव दे ऑफ देयर रिलीजन। जितने भी एडल्ट हैं उनके रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से रिलीजन के हैं, हिंदू, मुस्लिम, या फिर उनका एजुकेशन कितना है, या फिर उनका कास्ट कितना है, कौन सा है, कलर कैसा है, वेल्थ उनके पास कितना है, पैसा उनके पास कितना है, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उनके पास वन वोट है और उनका वन वैल्यू है। नेक्स्ट का फीचर आता है द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जितने भी इलेक्टेड रूलर्स हैं वो डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। जैसे कि डिसीज़न उनके पास लेने का पावर होता है, लेकिन डिसीज़न भी वो एक लिमिट ही से ले सकते हैं। एक उनका भी लिमिटेशन होता है डिसीज़न लेने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और लॉ एंड सिटीज़न राइट्स। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीज़न राइट के अंदर ही अपना जो भी डिसीज़न है वो ले सकते हैं। आगे क्या आता है, रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। जो लॉ होता है वही रूल करता है, ठीक है। जो भी हमारा कानून होता है उसी वही रूल करता है। तो ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट क्या फीचर है, द सिटीजन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीज़न का जितने भी लोग होते हैं उनका जो राइट्स है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वो जो भी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है। तो प्रोटेक्ट करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। आगे क्या दिया हुआ है, देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक और फीचर क्या है डेमोक्रेसी का कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। जो भी न्याय होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पार्टी पर या फिर किसी लीडर्स पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर केस बताया जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ का, कि वहाँ पर किस तरह से डिसीज़न लिया गया था।
तो सबसे पहला केस इसमें दिया हुआ है इन द पाकिस्तान, केस ऑफ पाकिस्तान हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो क्या लिखा हुआ है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 एंड ओवर थ्रू द डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करते हैं अक्टूबर 1919 में। और उसके बाद वो क्या करते हैं, तो जो भी वहाँ पर इलेक्टेड लीडर थे, जो इलेक्टेड थे, उनको ओवरथ्रो करके उनको वहाँ से हटाकर और फिर वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम, और 2002 में वहाँ पर एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं कंट्री में। जैसे कि अब रेफरेंडम क्या होता है, तो रेफरेंडम एक तरह से क्वेश्चन होता है जो येस और नो में होता है, ठीक है। जैसे कि वो कंट्री में करवाया जाता है जिससे कि पता चलता है कि लोगों का क्या राय है, तो उसमें लोग येस या नो बताते हैं। तो 2002 में एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जाता है कंट्री में, जो कि जो कि ये बेस्ड होता है, वो पूछते हैं, मतलब कि उसमें रहता है कि उनका 5 ईयर जो रूलिंग टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो उसमें रेफरेंडम 2002 में कंडक्ट करवाया जाता है कंट्री में, जिसमें कि माल प्रैक्टिसेस किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, और वो अपना 5 ईयर का एक्सटेंशन और बढ़वा लेते हैं। तो माल प्रैक्टिसेस क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ भी गलत तरीके से उसको जीत जाना। आफ्टर पासिंग द लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच गेव द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली एंड इलेक्शन वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। तो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर पासिंग द लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट के पावर को और उसमें बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि जो भी इलेक्शन है वो नेशनल असेंबली कंडक्ट करेगी, और इन द केस ऑफ पाकिस्तान एज इलेक्शन वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर बट फाइनल पावर लीड टू द मिलिट्री ऑफिसर। और डिसीज़न लेने का कुछ पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास था, लेकिन जो फाइनल पावर था डिसीज़न को लेने का वो मिलिट्री ऑफिसर के पास था। और मिलिट्री ऑफिसर कौन थे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो लास्ट जो डिसीज़न लेने का पावर था वो उनके ही पास था। और दिस शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, तो हम लोग इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है पाकिस्तान का। और क्या दिया हुआ, इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सबसे पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का, उसमें ये भी आता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर एक वैसे पीपल के हाथ में होना चाहिए जो कि इलेक्टेड हो पीपल्स के द्वारा। तो वैसे लीडर के पास होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो। तो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए, वैसे लोग के पास जो इलेक्टेड हों लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और इस पे भी बेस्ड हम लोग एक केस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, फ्री और फेयर। जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री और फेयर होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, और उसमें कंपटीशन भी होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन द केस ऑफ चाइना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चाइना के बारे में। इन द चाइना इलेक्शन वेयर रेगुलरली हेल्ड फॉर एवरी 5 ईयर फॉर द इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट्स। तो चाइना में पार्लियामेंट्स कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हुआ करते थे 5 ईयर्स, 5-5 साल के अंतराल पर, और वहाँ पर एक जो पार्लियामेंट थी उसका क्या नाम था, नेशनल पीपल कांग्रेस। Before contesting a election, a candidates need approval of the Communist Party। अब यहाँ तक क्या आपको लग रहा होगा कि यहाँ तक जो भी चाइना है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा लग रहा है सुनने में भी, कि वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं 5 ईयर्स के इंटरवल पे, और उसके बाद फिर वहाँ पर पार्लियामेंट भी है जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल पीपल कांग्रेस, याद रखना है आपको। और क्या दिया हुआ है कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट्स नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी।
और किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करना होता था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता था, तो उसको सबसे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता था। द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म ऑलवेज बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी गवर्नमेंट बनती थी तो वो कौन सी पार्टी की बनती थी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, एकदम फ्री इलेक्शन नहीं है और किसी तरह का कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। आगे क्या दिया हुआ है कि मैक्सिको होल्ड्स, अब यहाँ पर दूसरा केस भी दिया हुआ है मैक्सिको का। तो मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। मैक्सिको में भी इलेक्शन रेगुलरली हुआ करते थे 6 ईयर्स के इंटरवल पे, जिसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता था। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वेयर वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। लेकिन साल 2000 तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें हमेशा एक ही पार्टी जीतते आई, जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो साल 2000 तक यही पार्टी जीतते आई। अब ऐसा क्यों था? तो अपोजिशन पार्टी वेयर डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू यूज़ द PRI। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज भी थी लेकिन ये कभी जीत ही नहीं पाती थी। तो यहाँ पर जो PRI पार्टी थी वो यूज़ करती थी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स, जिससे कि वो हमेशा जीतते आती थी, जैसे कि टेलीविज़न्स, पोलिंग बूथ्स, एक्सचेंज, ये सब काम वो किया करती थी, और कंट्रोल ऑन मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स। तो इसीलिए PRI पार्टी यहाँ पर हमेशा जीतते आ रही थी। तो ये था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन के बारे में। नेक्स्ट फीचर जो आता है हम लोग का, वो आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का। तो इस पे भी एक बेस्ट हम लोग देखेंगे एक केस कंट्री का। तो क्या दिया हुआ है? सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्स बाय द ZANU-PF पार्टी। तो इंडिपेंडेंस से ही लेकर जो जिम्बाब्वे था वहाँ पर ZANU-PF पार्टी का ही रूल था, जिसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, और हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री, यही कंट्री पर रूल कर रहे थे। ही इज़ पॉपुलर बट यूज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। और वो बहुत पॉपुलर भी थे क्योंकि जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलवाने में उन्होंने बहुत मदद किया था। फ्रीडम फाइटर की तरह वो काम किए थे, इसीलिए वो पॉपुलर थे। लेकिन वो इलेक्शन में बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया करते थे। इलेक्शन वेयर हेल्ड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF पार्टी। अब यहाँ पर भी कुछ वैसे ही केस है कि इलेक्शन जब भी होता था तो वहाँ पर एक ही पार्टी जीतती थी, जिसका नाम था ZANU-PF पार्टी। अब ऐसा क्यों था? तो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हार्श एंड मिसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा इसलिए था कि जो जितने भी अपोजिशन पार्टी वर्कर्स थे उनको डिस्प्रप्टेड कर दिया जाता था, जैसे कि उनको बहुत उनके मीटिंग्स को ख़त्म कर दिया जाता था, उनको बहुत परेशान किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट था, जैसे कि लोगों का प्रोटेस्ट, पीपल्स का, तो उसको इलीगल भी बना दिया गया। और रेडियो एंड टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव द रूलिंग पार्टी वर्जन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट। और जितने भी टेलीविज़न थे, रेडियो थे, उन पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो गया। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट देयर गवर्नमेंट वाज हार्श द जर्नलिस्ट हु अगेंस्ट इट। और जैसे कि ये टेलीविज़न और रेडियो पर कंट्रोल तो हो गया, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी थे और जो जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट में लिखता था उसको बहुत हार्श किया जाता था, बहुत उसको परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर द सम कोर्ट जजमेंट्स व्हेन अगेंस्ट द pressurized judge in the case of governments is not democratic and no citizens has basic right to oppose and no judiciary। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं, यहाँ पे टॉपिक क्या हम लोग का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, कि जो रूल होना चाहिए वो लॉ का होना चाहिए, ना ही कि किसी एक सिंगल पर्सन का। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रूल है वो किसी एक पार्टी का है, बस केवल लॉ का यहाँ पे रूल नहीं है, और उसके बाद राइट्स का भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये
केस दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, या फिर जिसको कहा जाता है डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, और ये आता भी हमेशा एग्जाम में। तो डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, और इसी के चलते इंस्टेबिलिटी देश में आ जाता है, जैसे कि देश अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा इसमें लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आगे दिया हुआ है कि सो मैनी पीपल्स हैव कंसल्टेड ए डेमोक्रेसी डैट लीड टू डिलेज। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोग से कंसल्ट करके लिया जाता है, जिसके चलते बहुत, अगर कोई इंपॉर्टेंट भी डिसीजन लेना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। आगे कौन सा पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि करप्शन भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक कंपटीशन की तरह होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी इलेक्शन होता है वो एक कंपटीशन की तरह होता है, अलग अलग पार्टीज़ में होता है, तो इसके चलते उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, द पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जो डेमोक्रेसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसमें किसी प्रकार का मोरालिटी नहीं है, कि कोई भी ये नहीं सोचेगा, कोई भी देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, बस ये सोचेगा कि वो कैसे भी जीत जाए और कंपटीशन में जीत जाए। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दिस लीड टू द बैड डिसीजन। और जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का डिमांड क्या है, जिसके चलते बैड डिसीजन भी डेमोक्रेसी में लिया जाता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ देम एंड गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जैसे कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं तो वो, उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी सही है कौन सी नहीं है। तो वो जैसे कि कोई भी दूसरी पार्टी अगर कोई भी उनको जैसे कि लालच देकर, पैसा उसे देकर अगर वोट देने के लिए दे तो वो दे देते हैं। तो इसीलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी पीपल सही से लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, या फिर जिसको कहा जाता है एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी का क्या क्या एडवांटेज है, उसका क्या क्या खासियत है। तो डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग और अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें, जैसे कि डिक्टेटरशिप होता है और किंग मोनार्की होता है, तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेमोक्रेसी उससे बेहतर है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका क्वालिटी इम्प्रूव रहता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से डील करते हैं, और जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, बहस भी होता है। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। और डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन्स का राइट है, जो भी फंडामेंटल राइट है, उसको डिग्निटी दिया जाता है, उसको उसके जो भी राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट ओन मिस्टेक। और डेमोक्रेसी में कोई भी अगर पार्टी है या फिर कोई भी अगर लीडर है तो उनके मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए भी इसमें अलाउ किया जाता है डेमोक्रेसी में। अब लास्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट्स आवर टाइम दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर मेजोरिटी अलाउड टू डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी बस केवल एक ये छोटा सा डेफिनेशन नहीं है कि एक डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक बहुत, इसका जो अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब बहुत एक ब्रॉडर है, बहुत बड़ा इसका मतलब निकलेगा।
द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स डैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो सबसे इसमें कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का जो हमारे अभी के टाइम में है वो क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें हम लोग किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि हमारे बिहाफ पर डिसीज़न लेता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कब इलेक्ट होता है, तो जब उसका मेजोरिटी में होता है, अगर उसका मेजोरिटी में वोट आता है तब वो इलेक्ट होता है। ए डेमोक्रेसी डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंसल्टिंग with a consult of all those are affected by decision। और क्या दिया हुआ है, डेमोक्रेसी इज ए प्रिंसिपल डैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्पेयर ऑफ द लाइफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी सभी जगह अप्लाई होता है और डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो डेमोक्रेसी है वो सब जगह अप्लाई होता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सब जगह इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बेसिक राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो सब जगह रहना चाहिए, सब जगह इक्वलिटी रहना चाहिए। और हमारा जो चैप्टर है वो अब ख़त्म हो गया। तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। एनसीईआरटी रैंकर्स को सब्सक्राइब, लाइक।